वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के PYQs जो दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में आए थे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट का पोर्शन काफ़ी कम है और IB का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो IB से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और एनवायरनमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमको चूज करना है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये BOP का क्वेश्चन है। एक एक करके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि BOP इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ऐसा नहीं है, इसमें हम इनविजिबल चीज़ें जैसे कि सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें जैसे कि हम कोई लोन वगैरह लेते या देते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। गिफ्ट हम लेते देते हैं, वो भी हम इंक्लूड करते हैं। तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता BOP का मतलब, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि BOP इज ऑलवेज बैलेंस्ड बिकॉज एवरी क्रेडिट एंट्री हैज ए कोरिस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। ये कह रहा है कि BOP हमेशा बैलेंस्ड होता है। एक तो देखो इसका नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है, दूसरा एवरी क्रेडिट एंट्री हैज ए कोरिस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। हमें हमेशा ये याद रखना है कि BOP इज अ डबल एंट्री सिस्टम। BOP डबल एंट्री पे बेस्ड है। ठीक है, एक साइड क्रेडिट होती है, एक साइड डेबिट होती है। अगर हम कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्लस वहां से पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो जो पैसे रिसीव कर रहे हैं वो क्रेडिट में आएंगे, जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डेबिट में आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे ये लाइन सही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा। बाकी हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है, BOP एक्सक्लूड्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक रेमिटेंस, कि BOP में यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं आता जबकि BOP में यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट शोज ओनली द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, हम सभी को पता है। तो यहां पे हमारा आंसर बनता है सेकंड, दैट इज BOP is always balanced because every credit entry has a corresponding debit entry। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई कैटेगरी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे नॉट अ कैटेगरी लिखा है। ठीक है, करंट अकाउंट इसकी एक कैटेगरी है, बिल्कुल है। कैपिटल अकाउंट इसकी एक कैटेगरी है, बिल्कुल है। ड्रॉइंग अकाउंट तो कभी सुना नहीं, ये इसका आंसर हो सकता है। फोर्थ है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये भी इसकी कैटेगरी है। तो यहां पे हमारा आंसर बनता है 3, दैट इज ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट जैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ अकाउंट होता ही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। 2 स्टेटमेंट हमको दी गई है, असर्शन और रीजन, और हमें बताना है कि असर्शन सही है या नहीं और रीजन सही है या नहीं, और वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं। ठीक है, तो असर्शन में क्या लिखा है, द हेक्सर-ओहलिन डेवलप्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि थ्योरीज जो है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की, वहां से एक क्वेश्चन है। और HO थ्योरी काफी फेमस एक थ्योरी है जिसको फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी भी कहते हैं, हेक्सर-ओहलिन वाली थ्योरी। दे डेवलप्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस and competitive advantages between 2 nations. According to this theory, a nation will export the commodity whose production requires intensive use of nation's relatively abundant and cheap factors and import the commodity whose production requires intensive use of nation's scarce and expensive factors. तो यहां पर ये कह रहा है कि हेक्सर-ओहलिन ने एक थ्योरी डेवलप की है और इस थ्योरी में ये कह रहा है जैसे हमारी कंट्री इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सस्ते में बना लेती है। तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए इस थ्योरी के हिसाब से। और जो चीज़ें मशीनें या टेक्नोलॉजी से बनती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, वो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हमें महंगी पड़ती है बनाने में। ठीक है, तो ये असर्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। अब रीज़न पढ़ लेते हैं। ए कंट्री विद एन अबंडेंस ऑफ चीप लेबर वुड इम्पोर्ट लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एंड वाइस वर्सा। देखो स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है। इसमें लिखा है एक कंट्री के पास चीप लेबर है
तो अभी देखो हमने कोइंसिडेंटली इंडिया का ही एग्जांपल लिया था और लेबर से ही भी रिलेट कर रहा है। एक कंट्री में कह रहा है कि बहुत सस्ती लेबर है, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा। लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि लेबर इंटेंसिव अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो हम उनको इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे लेबर इंटेंसिव चीजों को, क्योंकि हमारे पास तो सस्ती है ना लेबर, दूसरी कंट्री में महंगी है, तो हम उनसे इंपोर्ट क्यों करेंगे, हम तो एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पर जो रीजन है ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहां पे मेरे हिसाब से इसका आंसर है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो थर्ड इसका आंसर है। असर्शन बिल्कुल सही है, रीजन बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एफडीआई और एफपीआई के डिफरेंस को अच्छे से बताती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो दोनों में फर्क क्या है, जब भी हम किसी और दूसरी कंट्री की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कंट्री में किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं किसी दूसरी कंट्री में अमेरिका में मान लो कोई प्लांट और मशीनरी परचेज कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड एफडीआई। और एफपीआई है अगर मैं दूसरी कंट्री के कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करता हूं, जैसे कोई मैंने मान लो एप्पल कंपनी के शेयर परचेज कर लिए एप्पल कंपनी के, तो ये एफपीआई कहलाएगा, ठीक है। तो एफपीआई तो हमारा एक ना पैसिव इनकम के लिए होता है कि भाई थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मुझे करनी है, मैंने वहां पे कर ली। एफडीआई में थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है एफडीआई इज इन्वेस्टमेंट विद लास्टिंग इंटरेस्ट एंड मैनेजरियल कंट्रोल, एफपीआई इज पैसिव इन्वेस्टमेंट विदाउट कंट्रोल। ये लाइन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इस पे लिखा है एफडीआई में लास्टिंग इंटरेस्ट होता है और मैनेजरियल कंट्रोल होता है। मेन बात मैनेजरियल कंट्रोल होता है। अभी मैंने आपको एफडीआई में बताया कि हमने अपनी खुद की प्लांट एंड मशीनरी लगा ली किसी और कंट्री में, तो मैनेजरियल कंट्रोल तो हमारा ही रहेगा। बिल्कुल सही लाइन है। और एफपीआई एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है विदाउट कंट्रोल। मैंने एप्पल के शेयर खरीद लिए, एप्पल कंपनी के या टेस्ला कंपनी के, तो उन पे मेरा कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टमेंट कर ली, साइड बाय साइड एक इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने बस, ठीक है। जब मुझे लगेगा मुझे बेचना है मैं बेच दूंगा बस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई इन्वॉल्व्स बोथ इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी। ये तो बिल्कुल गलत है। थर्ड है एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, एफपीआई इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ये भी बिल्कुल गलत है। बोथ एफडीआई एंड एफपीआई गिव इन्वेस्टर्स वोटिंग राइट इन द होस्ट कंट्री। ये भी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो अभी हमने पढ़ी है कि एफडीआई में क्या होता है, मैनेजरियल कंट्रोल होता है, और एफपीआई एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज विदाउट द कंट्रोल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एम्पायरिकल टेस्ट वाज कैरिड आउट इन 1951 ऑन हेक्सर-होलिन मॉडल टू फाइंड आउट वेदर और नॉट द यूएस which has abundant capital resources exports capital intensive goods and imports labor intensive goods। देखो ध्यान से आपको लाइन पढ़नी है, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। बस पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन बिल्कुल सिंपल है। एचओ थ्योरी की बात अभी हम कर रहे थे। एचओ थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि अगर हम लेबर इंटेंसिव गुड्स अच्छे से अवेलेबल है हमारे पास तो हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। अगर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स की बात करें तो हम उनका इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड नहीं है जितनी डेवलप्ड कंट्रीज में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टेस्ट कंडक्ट किया गया 1951 में, ठीक है। हेक्सर-ओलिन थ्योरी को चेक करा गया, ठीक है। और वहां पर ये टेस्ट किया गया अमेरिका पर, यूएस पर, और ये देखा गया कि जो अमेरिका के पास अबंडेंट है, ठीक है, अबंडेंट है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है कैपिटल गुड्स को और इंपोर्ट कर रहा है लेबर इंटेंसिव गुड्स को, ठीक है। बट इट वाज फाउंड दैट यूएस एक्सपोर्टेड मोर लेबर इंटेंसिव कमोडिटीज। देखो ध्यान से सुनो, अमेरिका में क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव चीजें हैं, ठीक है। तो इनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए एचओ थ्योरी के हिसाब से। लेकिन जब ये टेस्ट कंडक्ट किया गया एम्पायरिकल टेस्ट, तो देखा गया कि इसका उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है कि यूएस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करने की बजाय
इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, इंपोर्ट कर रहा है यूएस। ये तो बिल्कुल एचओ थ्योरी का उल्टा हो गया। तो हम सभी को याद है कि ऐसा कब हुआ था, एक्चुअली में एक पैराडॉक्स आया था, इसको बोलते हैं, आपको याद रखना है नाम, लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ नाम है एक पर्सन का, डब्ल्यू लियोनटिफ वैसिली लियोनटिफ इसका नाम है, ये आंसर भी इसका यही है, वैसिली लियोनटिफ। इन्होंने दिया था ये कि इन्होंने एक टेस्ट कंडक्ट किया था एचओ थ्योरी को चेक करने के लिए, और इनके टेस्ट में एचओ थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आए थे, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया लियोनटिफ पैराडॉक्स, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, कि असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हमें इन इंस्टीट्यूशंस को एक सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। अब देखो, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, हम सभी को पता है 3 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें यूएस, कनाडा, मैक्सिको आते हैं, ठीक है। नाफ्टा बनाया गया था 1994 में, ठीक है। ईयू बनाया गया था 1993 में, ठीक है। एशियन बनाया गया था 1967 में, और यूएनसीटीएडी बनाया गया था 1964 में, ठीक है। नाफ्टा हम सभी को पता है 3 कंट्रीज का ग्रुप है, ईयू यूरोपियन यूनियन है हमारा, एशियन हमारा एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस बोलते हैं इसको, यूएनसीटीएडी भी एक ग्रुप है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए ये फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, पहले एग्जाम में आती थी काफ़ी, ठीक है। अब ये सभी के हमने इस्टेब्लिशमेंट ईयर लिख लिए हैं, ठीक है। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले आया था यूएनसीटीएडी, जो कि डी हमारा ऑप्शन है। डी के बाद आया था एशियन, जो कि सी हमारा ऑप्शन है। उसके बाद बी ईयू आया था, उसके बाद ए नाफ्टा। तो इसका आंसर है डी सी बी ए। लेकिन देखिए यूजीसी नेट का जो ये एग्जाम आया था उसमें डी सी बी ए कहीं भी ऑप्शन में नहीं था। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं मेरे हिसाब से ये सारे ही गलत है, और इसका आंसर बनता है डी सी बी ए, ठीक है। बहुत लोगों ने इसको चैलेंज भी किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज पार्टिसिपेशन इन सार्क एंड एशियान ट्रेड पैक्ट प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स विच लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। कि इंडिया सार्क का मेंबर है, एशियान का भी मेंबर है, तो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कौन से लेवल पे आता है, ठीक है। ये देखो हम सभी को याद है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की 5 लेवल्स आती हैं, ठीक है। 5 लेवल है, जिसमें सबसे पहली लेवल है फ्री ट्रेड एरिया, सेकंड लेवल आती थी हमारी कस्टम यूनियन, थर्ड लेवल आती थी हमारी कॉमन मार्केट, ठीक है। फोर्थ लेवल आती थी हमारी इकोनॉमिक यूनियन, फिफ्थ लेवल आती थी हमारी पॉलिटिकल यूनियन, ठीक है। ये 5 लेवल्स होते थे। अब देखो ये ना सभी कंट्रीज़ का आपस में अपना अपना पैक्ट होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, एक दूसरे को कुछ ट्रेड बैरियर से मुक्ति दिलवाते हैं, ठीक है। कुछ टैरिफ वगैरह हटा देते हैं। इस तरह से कई सारे रूल्स हैं जो कि हम REI के रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के वीडियो में हमने अपने ग्रुप में अपने चैनल पे अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है फ्री ट्रेड एरिया। देखो क्या होता है कि जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इसमें जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, आप 1 2 3 4 5 जैसे स्टेप पे आप बढ़ रहे हो, तो वैसे ही कंट्रीज़ की आपस में फ्रेंडशिप, मित्रता बढ़ती जाती है, ठीक है। आपस में प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज होती जाती है, और जितनी प्रॉक्सिमिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, उतने ही वो फ्रेंडशिप ज़्यादा गहरा माना जाता है, उतने ही ग्रुप ज़्यादा गहरा माना जाता है। जैसे कि सबसे फेमस है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है, हम सभी को पता है। ये आता है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के 5वें स्टेप पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी कंट्रीज यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। आपस में इनकी पार्लियामेंट भी एक है जहाँ पर ये मिलकर रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो मतलब मित्रता कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें कि इंडिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के पहले स्टेप पे है, सार्क और एशियान के अंदर। आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब जो सार्क और एशियन कंट्रीज़ है उन पर हम ज़्यादा टैरिफ वगैरह नहीं लगाते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ WTO, इनमें से कौन सा WTO का कोर फंक्शन नहीं है? प्रोवाइडिंग ए फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, कि ट्रेड नेगोशिएशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड करता है WTO, ठीक है, बिल्कुल करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग एग्रीमेंट सच एज गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये हम सभी को पता है, ठीक है, इनको एडमिनिस्टर करता है क्या? गैट्स हम सभी को पता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रिप्स हम सभी को पता है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिम्स हम सभी को पता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो ये तो WTO में आए ही थे, क्योंकि आपको याद होगा कि WTO कब आया था? 1995 में आया था, ठीक है, और जनेवा में इसका ऑफिस है, जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो WTO जब बनाया गया था तो ये कई सारी चीज़ें उसमें ऐड करी गई थी भाई, गैट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स वगैरह, ठीक है। तो ये बिल्कुल है, इसका कोर फंक्शन है। उसके बाद है मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी, ये WTO का काम ही है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है कि वो ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करे। फोर्थ है प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, कि डेवलपिंग कंट्रीज को, विकासशील देशों को कंसेशनल लोन प्रोवाइड करना और फाइनेंशियल मदद उनको प्रोवाइड करना, ये काम WTO का नहीं है, ठीक है। WTO कहता है कि आप लिबरलाइज तरीके से, लिबरल होके एक दूसरी कंट्री में बिजनेस करो और बिजनेस को बढ़ाओ, ठीक है। आपके देश में कोई फॉरेन कंपनी अगर आती है, आप उसको अलग से ट्रीट मत करो, ठीक है। आप जैसे अपनी देश की कंट्रीज को ट्रीट करते हो वैसे ही ट्रीट करो, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर कंट्री को फेवर मत करो, ऐसा WTO बोलता है, ठीक है। तो फोर्थ यहाँ पे आंसर है कि ये कंसेशन लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो हमारे हिसाब से फोर्थ इसका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमारे पास दो लिस्ट दी गई है और इनको हमें आपस में मैच करना है, ठीक है। सबसे पहली लिस्ट हमारे पास है, लिस्ट में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है कि जब हम किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करने जाते हैं और शुरू से सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप्स होते थे FDI के, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, ठीक है। ग्रीनफील्ड में क्या होता है? हमने अपनी नई बिजनेस स्थापित करी है दूसरी कंट्री में, ठीक है। और देखो यहाँ ब्राउनफील्ड भी दिया हुआ है। ब्राउनफील्ड वो होता है कि हमने पहले से कोई बिजनेस है, या तो उसको एक्वायर कर लिया या उसके साथ मर्ज हो गए, ठीक है। जैसे इंडिया में सुजुकी आई और मारुति के साथ मर्ज हो गई, तो मारुति सुजुकी बना दिया, ठीक है। होंडा आई तो हीरो के साथ मर्ज हो गई, हीरो होंडा बना दिया, दैट इज ब्राउनफील्ड, ठीक है। लेकिन अगर हम अपना ही कुछ करते हैं दूसरी कंट्री में शुरू से, दैट इज कॉल्ड ग्रीनफील्ड, ठीक है। हम लिस्ट 2 पढ़ लेते हैं ताकि हमारे ना सारे लिस्ट 1 के ऑप्शन मैच हो जाएंगे। फिर पहला हमारे पास है यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम टू सेल द आउटपुट ऑफ ए फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कह रहा है कि हम ओवरसीज यानी कि दूसरी कंट्री में अपने प्रोडक्ट का आउटपुट सेल करना चाहते हैं, तो वो इन चारों में से किस में आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल FDI। दिस इज विद फॉरवर्ड वर्टिकल FDI। देखो क्या होता है, वर्टिकल होता है ऐसे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो किसी कंट्री में हम इंजन बना रहे हैं बाइक का, ठीक है, और दूसरी कंट्री में हम बाइक सेल कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड वर्टिकल FDI, ठीक है। हम डोमेस्टिक कंट्री में जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसका आउटपुट हम सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री में। डोमेस्टिक में इनपुट बना रहे हैं, फॉरेन में आउटपुट उसका सेल कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। सेकंड हमारे पास लाइन है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था ब्राउनफील्ड का मतलब होता है किसी की एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को एक्वायर करना, तो ये आएगा इसके साथ, डी के साथ। थर्ड हमारी स्टेटमेंट है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट न्यू फैसिलिटी, तो न्यू फैसिलिटी है ग्रीन फील्ड के साथ, ठीक है। अभी आपको बताया था ना, नया कुछ स्टार्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में शुरू से, दैट इज ग्रीन फील्ड। फिर है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज फॉरेन स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा, तो ये कहलाता है हमारा FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था। ये कह रहा है फॉरेन किसी कंपनी के स्टॉक या शेयर वगैरह परचेज करना, गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेज करना, ये आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था।
तो यहाँ पर ए हमारा मैच करता है 3 के साथ, और डी हमारा मैच करता है 2 के साथ, और बी 4 के साथ, और सी 1 के साथ। तो हमारा आंसर बन जाता है आंसर नंबर 4 हमारा आंसर है। तो अगर हम एक एक करके थोड़ा बाइफरकेट करके किसी क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री इज। कह रहा है कि होस्ट कंट्री में जब एफडीआई आती है तो उसको नुकसान क्या होता है। ठीक है, देखो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान से करनी है, हर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। 2 तरह की कंट्रीज है हमारे पास, एक होम कंट्री होती है, एक होस्ट कंट्री। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, एफडीआई टू होस्ट कंट्री। तो होस्ट कंट्री में एफडीआई की बात कर रहा है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास, तो होस्ट कंट्री के पास ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, होम कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो यानी कि एफडीआई का यहां पर क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, एफडीआई का इनफ्लो हो रहा है। तो यहां पर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इंक्रीज इन शॉर्ट रन बट लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिवनेस विल बी रिड्यूस्ड। ये कह रहा है कि अगर आपकी कंट्री में, होस्ट कंट्री में इनफ्लो हुआ है, फॉरेन से कोई कंपनी आई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दिया है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, बट लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिवनेस घटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब विदेश से कोई कंपनी यहाँ पर आई है अपनी नई टेक्नोलॉजी को लेकर, तो बल्कि हम उनसे टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होता है। ठीक है, कंपटीशन बल्कि बढ़ता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगली स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलवेज लीड्स टू डिपेंडेंसी एंड नो लोकल इनोवेशन गेट्स एनकरेज्ड। ये कह रहा है जब विदेश से कोई टेक्नोलॉजी आपके देश में आ ही गई है, आप ऐसा एग्जांपल इमेजिन कर लो कि इंडिया में मान लो सैमसंग या एप्पल कंपनी इंडिया में आ गई है बिजनेस करने, एफडीआई इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर दी है। ठीक है, अब कह रहा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ऑलवेज लीड्स टू डिपेंडेंसी, कि जब हम दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, और लोकल इनोवेशन को एनकरेजमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि जब विदेश से नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम भी कोशिश करते हैं उनसे अच्छी टेक्नोलॉजी या उनके जैसी टेक्नोलॉजी को बनाने का। ऐसा नहीं है कि हम उन पर डिपेंड होकर बैठ जाते हैं। हाँ, एक डिमेरिट है, हम डिपेंड होते हैं, बट हमारे लोकल इनोवेशन एनकरेज होते हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ की कंपनियां वो भी उनकी तरह अपना दिमाग चलाएंगी कि हम भी ऐसा कुछ करें। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज। देखो ये स्टेटमेंट ठीक है कि रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज। इसका मतलब है कि जो होस्ट कंट्री में इनफ्लो हुआ है, जो कंपनी आई है वो बहुत ज्यादा पैसा लेके आई है। एप्पल ने जब यहाँ ऑफिस खोला होगा या सैमसंग ने जब फैक्ट्रीज लगाई होंगी, तो सोचो आप हजारों लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए होंगे। बट जब धीरे धीरे उनका प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे वो प्रॉफिट तो वापस उन्हीं की कंट्री में जाएगा ना, तो वो हमारे यहाँ से आउटफ्लो होगा। तो ये एक पॉसिबल कॉस्ट है जो कि क्वेश्चन में पूछा था कि एफडीआई की क्या कॉस्ट भुगतनी पड़ती है किसी होस्ट कंट्री को। जैसे सैमसंग है, सैमसंग इंडिया में आ गया, ठीक है, और इंडिया में जब आया होगा, मान लो एक मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री इन्होंने नोएडा में लगाई थी, मान लेते हैं इन्होंने उसमें 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए होंगे, मैं सिर्फ अंदाजे से बोल रहा हूँ। अब उसके बाद जो भी वहाँ से प्रॉफिट होगा वो धीरे धीरे प्रॉफिट, चाहे वो हर महीने 2, 4, 5 करोड़ हो, वो जाएगा तो वापस सैमसंग की कंट्री में ही ना। सॉरी, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग एक साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉफिट धीरे धीरे इंडिया से वो ले जाएंगे, तो ये एक पॉसिबल लॉस होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, एफडीआई इनफ्लोज ऑलवेज वर्सन दी होस्ट कंट्रीज बीओपी पोजीशन। एफडीआई इनफ्लो की वजह से एक होस्ट जो कंट्री है उसका बीओपी खराब हो जाता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल उल्टी लिखी हुई है, क्योंकि जब होस्ट कंट्री में ढेर सारी इन्वेस्टमेंट आई है, जब ये 10,000 करोड़ रुपए हमारे आए होंगे, तो हमारा बीओपी इससे वर्सन यानी कि खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ था, खराब नहीं हुआ, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस वाली यूनिट से, और अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं, और वो 10 के 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस से आए थे। एक क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट से आया था, उसको हम अभी कर लेते हैं। Which of the following are the part of external environment macro of business? ठीक है, इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है? हम सभी को पता है बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं,
ठीक है, और कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और हम सभी को पता था इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे हमारी मशीनरी वगैरह से रिलेटेड, जैसे हमारे मैन, मशीनरी, मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव, ये सभी से रिलेटेड जो कि इंटरनल कंपनी के मैटर होते हैं। एक्सटर्नल हमारे दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो हमारे होते हैं जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स। मैक्रो होते हैं जो सभी को अफेक्ट करते हैं, जैसे हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये सभी इसमें आता है। हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा मैक्रो का पार्ट है, क्लियरली लिखा हुआ है। कस्टमर किस में आएगा, मैंने आपको अभी बताया, कस्टमर आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कस्टमर किस में आएगा, माइक्रो में, मैक्रो का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये मैक्रो का पार्ट है, नेचुरल फैक्टर्स ये भी मैक्रो का पार्ट है, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज नहीं, ये मैक्रो का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज होते हैं हमारे सप्लायर वगैरह, ये हमारे सप्लायर अभी मैंने आपको बताया माइक्रो में आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स अभी मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटर्स भी हमारे माइक्रो में आते हैं, ना कि मैक्रो में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो ही मैक्रो फैक्टर दिए गए हैं, इकोनॉमिक और नेचुरल। बी एंड सी इसका आंसर है, सेकंड इसका आंसर बनेगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।